हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग देख लिए थे कि किस तरह से रेखीय आवेश के कारण गॉस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा अनुप्रयोग। तो आइए चलते हैं, दूसरा अनुप्रयोग क्या है गॉस के नियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका दूसरा नियम गॉस के नियम का। पहला ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि रेखीय आवेश के कारण गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक समान आवेश के गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो कैसा पूछेगा, एक समान आवेश के गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गॉस का नियम लिखिए, बोल देगा पहले कि गॉस का नियम क्या है, और बोलेगा कि गॉस के नियम की सहायता से गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको अब देखते हैं कि यहाँ पर आकृति के अनुसार किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती है। तो गोली कवच, देखो कवच का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है कवच मतलब कि जैसे कोई एक वस्तु है और उसके ऊपर अगर मान लो फिर कोई और दूसरी परत ढकी हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कवच बोलते हैं, है ना। कवच, सुरक्षा कवच आपको पता ही है। तो ये अंदर वस्तु हो, उसके बाहर भी एक और परत ढकी होती है तो उसको हम कवच बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इस तरह की आकृति होगी गोली कवच में, है ना। जो भी पृष्ठ है या जो भी चालक है वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। ओके, एक अंदर एक और वस्तु है, एक परत है और उसके ऊपर फिर एक परत होगी। तो इस तरह से हम गोली कवच के कारण सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। अब इसका वर्णन कैसे करेंगे, तो वर्णन चित्र का वर्णन कैसे करेंगे। माना आर त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब जो हमने गोली कवच लिए उसकी त्रिज्या को हमने क्या मान के चले, आर। देखो स्मॉल आर हमने मान के चले हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्मॉल आर हमने मान के चले हैं। और इसके किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये यहाँ पे बिंदु है, देखो बिंदु P, इस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस तरह से चित्र का वर्णन कर दिए हमने। स्थिति 1, अब देखो भाई स्थितियाँ हमको इसमें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बिंदु की स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे पहली स्थिति में क्या बोल रहा है कि जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो, चूँकि गोली कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात Q = 0, E = 0। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है इसमें कि जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो, गोली कवच के अंदर मतलब मान लो बिंदु P यहाँ गोली कवच के बाहर हो, और अगर बिंदु P इधर कहीं हो, इस कंडीशन में मतलब इधर पे, तो हम क्या बोलेंगे, बिंदु P कहाँ है, गोली कवच के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है जब बिंदु P गोली कवच के अंदर होगा और उस बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बोलेगा तो 0 आएगा। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी चालक को या गोली कवच को हम आवेश देते हैं, ठीक है, मतलब उसको चार्ज करते हैं कुल मिला के, तो जो चार्ज होता है ना वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, सभी बिंदु पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब समान रूप से वितरित हो जाएगा तो सभी जगह तीव्रता भी कैसी होगी, समान। मतलब कि आपको एक बात ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये आवेश तो सभी जगह समान है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन ही नहीं करेगा, तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या उसमें, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि E का मान क्या आएगा, 0। ठीक है, पृष्ठ के अंदर जो है वो कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, अतः एक समान आवेशित गोलीय कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अगर कोई भी एक समान आवेशित गोली कवच है तो गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है।
अब स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड में क्या है, जब बिंदु P गोली कवच पर उपस्थित हो। देखो ये चित्र में बिंदु P कहाँ नज़र आ रहा है आपको, गोली कवच पर नज़र आ रहा है। तो बिंदु P कहाँ पे है अभी, गोलीय कवच पर। तब क्या होगा, ये देखो स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली त्रिज्या है स्मॉल r, ये छोटी त्रिज्या के कैसे होती है, बराबर। ठीक है, मतलब लगभग कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे ई का मान क्या होगा भाई, देखो गॉस के नियम से ई का मान कितना होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो इस कंडीशन में ई का मान जो है वो उतना ही रहेगा जितना कि विद्युत फ्लक्स का मान होता है। कब, जब बिंदु P गोली कवच यानी कि गोली पृष्ठ पर उपस्थित हो, तब की कंडीशन में फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ही होगा और ई बराबर भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ही होगा। अब तीसरी कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो। अब यहाँ बाहर की बात हो रही है, मतलब इधर कहीं स्थित होगा। ठीक है, यहाँ कहीं स्थित होगा। तो बाहर स्थित होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब गोली कवच बाहर होगा तब हम व्यंजक भी यहाँ पे बनेगा। क्यों, देखो यहाँ पे देखते हैं। माना गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O तथा त्रिज्या R का एक दूसरा गोला खींचा। इस गोले का बंद पृष्ठ घासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचा, मतलब ये जो गोला है ये बाहर जो हमने बनाए हैं ये बाद में बनाया गया है। कब बनाया गया है, मतलब ये पहले, अभी तक हम इसी का अध्ययन कर रहे थे, स्थिति फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। अब हम स्थिति थर्ड में इसका निर्माण करेंगे, क्योंकि देखो इसका निर्माण करेंगे कहने का मतलब ये है कि ये अभी बिंदु P हमने यहाँ पे माने ये कहाँ पे है, ये गोली कवच के बाहर स्थित है। अब ये बिंदु P को होते हुए एक और गोले का निर्माण करेंगे हम। तो देखिए, ठीक है, क्या है यहाँ पे, केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचा। इस गोले का बंद पृष्ठ घासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान रूप से वितरित है, अतः गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगी। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी गोला होता है अगर हम उसको आवेश देते हैं तो वो गोले के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसलिए उसकी तीव्रता भी एक समान हो जाएगी। अब हम यहाँ पे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो डी एस जो कॉस थीटा है उसका मान जो है यहाँ पे आपको 1 थीटा का मान मतलब 0 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखो ई इंटू डी एस बचा। अब ये डी एस का जो मान होता है, डी एस मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, देखो ये पॉइंट ना दो बार लिखा गया है स्टूडेंट्स गलती से। ठीक है, यहाँ पे 0 है, थीटा दिख रहा है आपको, और ये एक ही लाइन दो बार हो गया है। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने कक्षा 10वीं में पढ़े थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है डी एस जो है वो एक गोले की भांति तो है, कुल मिला के एक कवच है ना। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रख दिए, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से फाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये क्या निकल के आया, गोली कवच का विद्युत फ्लक्स निकल के आया। परंतु वी नो दैट गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना। हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और हमने अभी निकाले फाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, किसके लिए, गोली कवच के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकाले। तो अब इन दोनों की क्या करेंगे, हम आपस में तुलना करेंगे, है ना, क्योंकि गॉस के नियम से ही हम
गोली कवच के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो जब फाई ई इक्वल फाई ई है तो क्या ये वाला मान इस मान के बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने क्या किया, तुलना की समीकरण 1 और 2 की, और अंतिम में लिखे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों की तुलना किए, है ना, ये ई भी है, ये वाला ई। अब हमको फाइनली ई का मान निकालना है, तो भाई इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इधर। तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, इसके बटे में। तो देखो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन और ये आर स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित करके लिख दिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हो गया ई बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को पहले लिख लिए, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके, और आर स्क्वायर को बाद में लिख दिए। तो इस तरह से जो है गॉस के प्रमेय से किसी गोलीय कवच के विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में हमने विद्युत फ्लक्स की गणना किए। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक समान आवेशित गोली कवच के कारण गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जब पहली कंडीशन में दे दे, पहली कंडीशन ये बोल दे कि जब बिंदु P गोली या पृष्ठ पर उपस्थित हो या गोली कवच पर उपस्थित हो। दूसरी कंडीशन बोल दे जब दूसरी कंडीशन ये बोल दे कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो, और तीसरी कंडीशन ये बोल दे कि जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित हो। तो इस तरह से स्थितियाँ अगर पूछे तो आपको स्थितियाँ जो है वो तीनों का वर्णन करना पड़ेगा। हालांकि इसमें तीनों का वर्णन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे किसी एक पृष्ठ में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगा, कब, जब बिंदु P की पोजीशन कब होगा, गोली कवच के बाहर होगा। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, माना आर त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, पहले एक छोटे से गोले की कल्पना करेंगे हम, ठीक है। और हम क्या मान रहे हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है इसकी त्रिज्या, स्मॉल आर। एक गोली कवच कैसा आवेशित है, ये समान रूप से प्लस Q आवेश से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखते हैं इसकी स्थिति देखते हैं हम कि जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित हो। कहने का मतलब ये है कि बिंदु जो P है ये गोली कवच के कहीं इधर अंदर स्थित होगा, है ना। कहाँ स्थित होगा, ये कहीं अंदर स्थित होगा किसी बिंदु पर। तो उस कंडीशन में देख लेते हैं कि जो है आवेश मतलब फ्लक्स का मान कितना निकल के आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो, चूँकि गोली कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात Q इक्वल 0 तो E इक्वल 0। तो इस तरह से अंदर जब बिंदु होगा तब उस कंडीशन में E का मान 0 निकलेगा। ठीक है, तो अतः देखो इसी को शब्दों में लिख दिया उसने। अतः एक समान आवेशित गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन जब P गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित हो। अभी देखो चित्र में ये दोनों गोले दिख रहे हैं, लेकिन अभी एक ही गोले की बात कर रहे हैं। अभी हमने बिंदु P को अंदर लिए थे, अब हम बिंदु P को इस पृष्ठ पर लेते हैं। इस पृष्ठ पर मतलब इसके पृष्ठ पर लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो छोटा r है वो बड़ा r के बराबर हो जाएगा। मतलब गोली कवच एकदम चिपका हुआ है, समझो ये जो बाहर वाला है ये, है ना। तो छोटा r का मान किसके बराबर हो जाएगा, बड़े r के। मतलब कि यहाँ से ये गोली कवच भी इसी के ऊपर है, समझो। तो जितना छोटे r मतलब छोटा कवच की त्रिज्या होगी उतनी बड़े की भी होगी। तो छोटा r और बड़ा r बराबर होंगे, तो इसीलिए E बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब जितना इसके अंदर का फ्लक्स होगा वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, जब गोली कवच के बाहर हो। मतलब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोली कवच के बाहर, मतलब देखो ये कवच के बाहर इधर कहीं हो तो बिंदु, अब इसको हम एक घेरे हुए एक और गोले का निर्माण करेंगे। तो क्या बोल रहा है, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर हो तब माना गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O तथा त्रिज्या R का एक दूसरा गोला खींचा। इस गोले का बंद पृष्ठ घासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा।
केंद्र O तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचे हमने और इस गोले का जो पृष्ठ है वो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमको गोले के छोटे वाले गोले के बाहर अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमको इस बिंदु को तो बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गास का नियम तो बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। तो हमने क्या किए, एक बड़े R त्रिज्या का एक दूसरा गोला इसमें हमने खींच लिए और इस गोले का पृष्ठ किसकी तरह कार्य करेगा? गॉसिया पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान रूप से वितरित है, अतः गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। पृष्ठ पर खींचे गए एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगी। अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? देखो, फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा। चूँकि थीटा का मान क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉस 0 का मान कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे cos 0 का मान कितना है? 1, मतलब 1 को नहीं लिखेंगे तो चलता है। तो फाई ई इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे? ई इंटू डी एस। ठीक है, चूँकि यहाँ पे डी एस का मान रख देते हैं हम, क्यों? क्योंकि गोले का पृष्ठ है, गोला देखो भाई ठोस है, ये अंदर से है ना, आपको ये नहीं समझना है कि ये खोखला है, ये ठोस है अंदर से। ठीक है, गोली ये आवेश है, मतलब कि इसके अंदर ये पूरा द्रव्यमान है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कक्षा 10वीं में हमने पढ़े थे, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रखे। तो कुल मिला के ये जो है फाई ई किसके लिए निकल के आया? जो स्थिति थर्ड बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित हो तब के लिए विद्युत फ्लक्स इतना निकल के आया। चूँकि हम जानते हैं कि गॉस के नियम से फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो दोनों की हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने से दोनों को बराबर लिख देंगे और बराबर लिखने से फिर फाइनली यहाँ पे हमको E का मान चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो E है इसको हम यहीं रखेंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो फाइनली हमारा लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो यही है स्टूडेंट्स, गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान। और ये E का जो मान है वो कब निकल के आया है? जब ये किसी गोलीय कवच के बाहर कोई बिंदु स्थित हो तब की कंडीशन में। तो गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग हमने देख लिए। अब हम कल देखेंगे, कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जो है गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग हम कल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए बाय बाय।